नमस्कार दोस्तों। आज सुनते हैं सुधा जुगरान जी द्वारा लिखी कहानी मूंग की खिचड़ी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। शुभा सो गई क्या, लो खाना खा लो। खाना? पुलकित सी वह फटाफट रजाई फेंक उठ खड़ी हुई। हाँ, बहुत भूख भी लग रही है। बेचैनी से प्लेट पकड़ती हुई वह बोली, लेकिन ये क्या? फिर मूंग की खिचड़ी? मुझे तो आज खाना खाना है। वह बच्चों की तरह तुनकते हुए बोली, लक्ष्मी को बुलाओ जरा। लक्ष्मी! उसने जोर से आवाज दी। लक्ष्मी दौड़ती हुई आ गई। जी भाभी जी। तूने फिर मेरे लिए मूंग की खिचड़ी बनाई? भैया ने कहा। उसके गुस्से को नजरअंदाज करती लक्ष्मी विनय की तरफ देख कुटिलता से मुस्कुराई। क्यों? आज तो 6 दिन हो गए। मेरी तबीयत तो अब बिल्कुल ठीक है। अभी तक तुम्हें कमजोरी की वजह से चक्कर आ रहे हैं। कुछ दिन खिचड़ी खाना पड़ेगी। उसके तुनकने का विनय पर लेश मात्र भी प्रभाव नहीं पड़ा। वे गंभीर मुखमुद्रा में थे। मुझे नहीं खानी है खिचड़ी। मुझे खाना खाना है। खिचड़ी भी खाना ही होती है। ऊब गई मैं खिचड़ी खाते खाते, और चाहिए होगा तो आवाज दे देना। कहते हुए विनय भी कमरे से बाहर निकल गए। और चाहिए, माई फुट, इसी को देखकर उल्टी आ रही है। वह गुस्से में बड़बड़ाई। तभी फोन की घंटी बज उठी। फोन समीर का था। एक बार तो दिल किया फोन पर ही समीर का गला दबा दे। उस दिन बहला फुसलाकर बुलाया था एक चाइनीज रेस्तरां में। आजा, बढ़िया ट्रीट दूंगा, मेरा प्रमोशन हुआ है। समीर उसके बचपन का स्कूल कॉलेज का दोस्त था। वह भी चली गई। इतना तीखा छटपटा। खाते समय तो बहुत मजा आया, पर दूसरे दिन पेट खराब हो गया। विनय तब ऑफिस में थे। पहले तो सोचा कि विनय को बताए ही ना, इसलिए उसने जो दवाइयां घर पर उपलब्ध थीं खा ली। विनय को बताने का मतलब मूंग की खिचड़ी, वो भी न जाने कितने दिनों तक। उन्हें सेफ साइड में रहने की आदत जो है, फिर उसके कहीं आने जाने पर कमजोरी का हवाला देकर पूर्ण प्रतिबंध। इसीलिए वह अपनी छोटी मोटी बीमारियां विनय से अक्सर छिपा देती है। हेलो। फोन उठाते हुए वह बोली, कैसी हो? समीर का स्वर कुछ उदास व दर्दीला था। कैसी हो मतलब? 6 दिन में तुमने एक भी फोन नहीं किया। पता भी है उस दिन से तबीयत कितनी खराब है। तब से मूंग की खिचड़ी खा रही हूं। वह सारा गुस्सा समीर पर निकालते हुए बोली। ओह, तो क्या तुम भी? उसकी आवाज में कुछ राहत उभर आई। मैं भी मतलब, क्योंकि मैं भी उस दिन से खिचड़ी खा रहा हूं। सौम्या कुछ और खाने को ही नहीं दे रही। शुभा ठाका मारकर हंस पड़ी। बड़ा जबरदस्त अटैक था उस चाइनीज फूड का। तुम हंस रही हो, पता भी है भूख के मारे पेट में चूहे कूद रहे हैं। मेरे भी। शुभा खिचड़ी को घूरते हुए बोली। यार, किनके पल्ले पड़ गए हैं। माँ बाप ने कहां फंसा दिया। तुझसे कहा था उस समय, भाग चल मेरे साथ। ऐसे कैसे भाग जाती? नौकरी तो थी नहीं तुम्हारी। हम दोनों के माता पिता जात पांत में उलझे थे। जिनको गलती से पसंद आ गई थी, वे जल्दी शादी के लिए पीछे पड़े थे। मेरे माता पिता तुम्हारी डर से आनन फानन में मेरी शादी निपटा देना चाहते थे। बताओ कैसे भागती? दोनों सड़क पर भीख मांगते क्या? बचपन के दोस्त शुभा और समीर एक ही कॉलोनी में रहते थे। दिल दिमाग, विचार, स्वभाव सब में समान थे। दोनों की बहुत पटती थी। एक दूसरे के घर में आना जाना था। दोनों के घर वाले उन्हें पसंद करते थे। लेकिन जब शुभा ने मां से कहा कि वह समीर से शादी करना चाहती है, 2 साल रुक जाओ, तब तक समीर की नौकरी लग जाएगी, तो घर में जैसे प्रलय आ गई। समीर तो अपने घर में कुछ बोल भी ना पाया था कि यह खबर उसके घर के पिछले दरवाजे से प्रवेश कर गई और दोनों के पिता हिटलर बन गए। लेकिन यह सब इतनी शांति से चुपचाप हुआ कि दोनों कुछ न बोल पाए और शुभा की शादी विनय से हो गई। दोनों परिवारों ने उन्हें ऐसे जताया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। 3 साल बाद समीर का विवाह भी हो गया और सभी परिवारों ने उनकी बचपन की दोस्ती को इज्जत के साथ स्वीकार कर लिया गया। मेरे कहने से उस समय भाग जाती तो भीख मांग कर ही गुजारा कर लेते थोड़े दिन, पर यह आए दिन की खिचड़ी तो ना खानी पड़ती। समीर भी शायद अपने घर में उस समय खिचड़ी को ही घूर रहा था। पता है, मुझे तो कभी कभी लगता है कि विनय मुझ पर अपनी खंदक निकालने का मौका ढूंढते रहते हैं।
जरा सा बीमार हुई नहीं कि खिचड़ी। शुभा ने अपनी भड़ास निकाली। हाँ, सही कह रही है, सौम्या का भी मुझे यही लगता है। समीर ने शुभा की हाँ में हाँ मिलाई। हम दोनों कितने अच्छे हैं ना, जरा भी डोमिनेट नहीं करते एक दूसरे को। मैं तुम्हें कभी खिचड़ी खाने के लिए जबरदस्ती न करती। शुभा ने लंबी आह भरी। मैं भी। समीर ने उसकी बात का अनुमोदन किया। अच्छा, गुड नाइट। कोशिश करता हूं इस नामुराद खिचड़ी को खाने की। बात चाहे खिचड़ी की हो रही थी, पर शुभा व समीर का दिल हर वक्त एक दूसरे में ही अटका रहता था। शादी तो माता पिता ने कर दी थी, अच्छे पति पत्नी की तरह निभा भी रहे थे, पर हर समय उनके दिलो दिमाग में एक दूसरे को न पाने की कसक बनी रहती। हालांकि दोनों का बचपन का दोस्ताना भरा प्यार बिल्कुल सात्विक था, दिल में कोई विकार न था, पर एक दूसरे पर भरोसा ऐसा कि कोई भी बात अपने लाइफ पार्टनर को बताने से पहले एक दूसरे को बताते थे। शुभा जितना विश्वास समीर पर करती, उतना किसी पर नहीं। यही हाल समीर का था। दिल तो दोनों का करता कि उनकी बातें कभी खत्म ही ना हो, पर मजबूरी थी। खूबसूरत, गुण संपन्न शुभा हर समय समीर के दिमाग में छाई रहती। वही उसकी पहली पसंद थी। वह हर वक्त सौम्या में शुभा की झलक ढूंढता रहता। शुभा की शादी को 20 साल से अधिक हो गए थे। उसके दोनों बच्चे स्कूल की पढ़ाई पूरी करके बाहर पढ़ने चले गए थे, पर समय ने, शादी ने, उम्र ने उन दोनों के रिश्ते में रंच मात्र भी दरार नहीं डाली। लगता था जैसे विधि ने उन्हें एक दूसरे का पूरक तो बनाया, पर जोड़ी बनाना भूल गया। प्रेम, स्नेह, ममता, विश्वास की जो मिलीजुली भावनाएं उनके दिलों में एक दूसरे के लिए उभरती, वह अपने लाइफ पार्टनर के लिए कभी न उभरती। गमगीन सी शुभा खिचड़ी खाने की कोशिश करने लगी। तभी विनय मोबाइल उठाए आ गए। लो बात करो, कार्तिक का फोन है। हेलो। खिचड़ी खाते हुए वह बेटे से बात करने के लिए जरा भी उत्सुक नहीं थी। हेलो मॉम, कैसी हैं आप? पापा कह रहे थे कि अभी भी बहुत कमजोरी है, अपना ध्यान रखिए, अभी कुछ दिन खिचड़ी ही खाइए। कार्तिक कुछ दबे स्वर में बोला। शुभा को लगा कार्तिक हंसी दबाकर बोल रहा है। तेरा गला मुझे खराब लग रहा है, कोल्ड ड्रिंक पीना बंद क्यों नहीं करता कुछ दिन? शुभा ने नेहले पर तहला मारा। मेरा गला बिल्कुल ठीक है मॉम, वह खंखारता हुआ बोला। पर आप अपना पूरा ध्यान रखिए और अभी कुछ दिन खिचड़ी ही खाइए। उफ। शुभा फोन पटकते पटकते रह गई, क्योंकि कार्तिक तब तक फोन बंद कर चुका था। कल के बच्चे भी फ्री की सलाह दे देते हैं। वह 2.4 चम्मच खिचड़ी निकलकर प्लेट किचन में रखने के लिए उठी, तभी विनय आ गए। कहाँ जा रही हो? जहन्नुम, वो मन ही मन भुनभुनाई। किचन में प्लेट रखने जा रही हूं। अरे पर तुमने तो कुछ खाया ही नहीं। उसे लगा विनय मुस्कुरा रहे हैं, पर वास्तव में ऐसा नहीं था। हाँ, 56 पकवान धरे थे ना प्लेट में, देखकर ही मन भर गया। वह बड़बड़ाई, तुम सो जाओ, प्लेट में रख देता हूं। प्लेट लेकर विनय बाहर चले गए। ये विनय भी ना पति कम पिता ज्यादा हैं। केयर करने पर उतरते हैं तो ऐसा उतरते हैं कि न चाहते हुए भी उसे बचपन के दिन याद आ जाते हैं, जब माँ पेट खराब होने पर खिचड़ी खिलाती थी और जुकाम होने पर काढ़ा पिलाती थी। ई ई यू यू यू। काढ़े का स्वाद याद आते ही उसे उल्टी आने को हुई। शादी के पहले तक उसने दवाइयां नहीं के बराबर खाई थीं। माँ घर के नुस्खे ही आजमाती थी, पर विनय तो उसे हर छोटी मोटी तकलीफ में भी डॉक्टर के पास ले जाते और दवाइयां खिला देते थे। यहां तक कि उसके बच्चे भी दवाइयां खा खाकर ही बड़े हुए। आजकल के बच्चों के पास तो बीमार होने का भी टाइम नहीं है, बस दवाई खाओ और काम पर जाओ। बुदबुदाते हुए वह लेट गई। सुबह उठी तो उसे अपनी तबीयत और भी सही लग रही थी। उसका दिल किया कुछ अच्छा सा नाश्ता करे, बढ़िया सा तैयार होकर अपनी किसी सहेली के घर जाए। लेकिन उसे खुद की तबीयत ठीक लगने से क्या फायदा? सोचते सोचते वह क्षुब्ध हो गई। उसकी तबीयत ठीक है या नहीं, यह भी उसे विनय ही बताएंगे। उसका मूड फिर खराब होने लगा। वैसे चाहे उसे पूछे ना, पर उसके बीमार होने पर विनय उसके आगे पीछे ऐसे घूमने लगते हैं जैसे पक्का प्रबंध कर रहे हों कि दोबारा बीमार न पड़े। सर्दियों में घर से बाहर जाते समय उसके पहने हुए कपड़े गिनते हैं, कम लगे तो ऊपर से जैकेट पहनने का हुक्म सुना देते।
सोचते सोचते अचानक उसे ताव आ गया। भन्नाती हुई बुदबुदाई, अरे यार, पति पति जैसा होना चाहिए, बिल्कुल दोस्त जैसा। कभी नोकझोंक हो तो कभी खट्टा मीठा झगड़ा, फिर रूठना मनाना, कभी बेपरवाह हंसना, कभी चाट गली में चाट खाना, फिल्म देखना, बाहर खाना। कभी आपस में लड़ाई हो तो पड़ोसी देश बन जाए, कभी मिट्टी हो तो खिचड़ी पक जाए। ओ खिचड़ी! शुभा को फिर खिचड़ी याद आ गई। लंबी सिसकारी भरकर सोचने लगी, काश विनय आज टूर पर चले जाए और वह अपनी सहेलियों के साथ डे आउट करे या फिर समीर के साथ फिल्म देखे, बाहर लंच करे। कितना मजा आएगा। समीर की बीवी सौम्या भी पक्की बोर्ड चीज है, गंभीरता से गृहस्थी चलाने वाली, जरा भी मस्ती नहीं उसमें। समीर भी जब तब यही शिकायत करता है, वह बिल्कुल विनय जैसी है। विनय को भी कोई शौक नहीं, बस ऑफिस जाना और घर आना। विनय तो जैसे ताक में ही रहते हैं कि कब शुभा बीमार पड़े और कब उसे खिचड़ी खिलाए। बच्चों के साथ भी यही करते थे। शुभा इस बात पर रोज अफसोस करती कि क्यों ना भाग गई उस समय समीर के साथ। समीर में तो कोई कमी ही नहीं है, बिल्कुल वैसा है जैसा वह चाहती है। लंबा ऊंचा समीर जैसा दिखता है, वैसा ही मस्त मौला भी है, गंभीरता भी है और मस्ती भी। नोक झोंक पर उतरता है तो हंसा हंसाकर पेट दुखा देता है। जब किसी बात पर समझाता है तो गुरु बन जाता है। उसके उदास होने पर उसके और उसकी उदासी के बीच ढाल बन जाता है। ये नहीं कि जरा सी बीमारी में पटाख से खिचड़ी खिला दे। खैर, कुछ दिनों में वह बिल्कुल ठीक हो गई और जिंदगी फिर अपनी रफ्तार से दौड़ने लगी। इसी बीच विनय को 15 दिनों की ट्रेनिंग के लिए मुंबई जाना पड़ा। अब आएगा मजा, शुभा ने सोचा। विनय के साथ तो जिंदगी सूखी रोटी सब्जी जैसी थी, इसलिए विनय के जाते ही उसने अपनी सभी सखी सहेलियों व समीर को भी सब कुछ बता दिया। 10-12 दिन तो उसके खूब मस्ती में बीते। पता नहीं ये मस्ती विनय के साथ क्यों नहीं हो पाती। इन दिनों हल्की सर्दी होते हुए भी स्वेटर नहीं पहना, अक्सर बाहर ही खाया। समीर के साथ भी खूब गप्पें लड़ाई। वह अपनी मस्ती में विनय की अनुपस्थिति खूब एंजॉय कर रही थी। लेकिन एक दिन उसे अपनी तबीयत कुछ गिरी हुई सी लगने लगी। गले में दर्द शुरू हुआ और बुखार ने आ घेरा। अपने प्रति वह हमेशा से लापरवाह थी। आदत पड़ गई थी इतने सालों में कि विनय अपने आप देखेंगे। एक ही रात में बुखार सीधे 103 चला गया। समीर को फोन किया, वह आया और उसे डॉक्टर को दिखा लाया। लोकल होने की वजह से मां उसके पास रहने आ गई, लेकिन बुखार की तीव्रता में बिस्तर पर लेटे लेटे एकाएक विनय बहुत याद आने लगे। मां उसे जबरदस्ती कुछ खाने के लिए कहती तो वह चिढ़ जाती। मां हार कर चुप हो जाती, लेकिन विनय चुप न होते थे। अपने हाथ से चाहे 2 चम्मच ही सही, पर खिलाकर ही मानते थे। उसे तो इतनी ज्यादा केयर व पैम्पर होने की आदत पड़ गई थी कि विनय की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता था। समीर जब तब कह देता, क्या यार 2 दिन में ही पस्त हो गई, इतने बुखार में तो मैं ऑफिस जाता हूं, सुनकर उसे विनय की याद और सिदवत से आती। यूं सभी उसका ख्याल रखने की कोशिश कर रहे थे, पर उसे तो लग रहा था कि विनय नहीं है, इसीलिए वह ठीक नहीं हो रही है। वह बेसब्री से विनय के आने के दिन गिनने लगी थी। सोच रही थी कि विनय आए और बीमार होने पर डांट डपट करे, जबरदस्ती खिचड़ी खिलाए, उस पर 100 पाबंदियां लगाए, 4 स्वेटर पहनाए, चाहे तो कोट पहनकर सोने के लिए कहे। अब वह बिल्कुल नहीं चिढ़ेगी, सारा कहना मानेगी। सोच सोचकर उसकी आंखें विनय के प्रति दिल में उमड़ आए भावों से भरती जा रही थीं। यह सच है कि समीर उसकी दिल्ली पसंद है, पर विनय उसकी आदत है। पसंद तो समय के साथ बदल जाती है, लेकिन इतने सालों की आदत नहीं छूट सकती। हालांकि समीर के आभामंडल की तपिश से वह जब तब पिघल जाती है, पर विनय की शीतलता के सुरक्षा घेरे की आदत हो गई है उसे। सोचते सोचते उसे नींद आ गई। बुखार की बेहोशी में वह न जाने कितनी देर तक सोती रही। तभी उसे अपने माथे पर किसी के हाथों का स्पर्श महसूस हुआ। उसने जल्दी से आंखें खोली। अरे तुम कब आए? तुमको तो परसों आना था। पुलकित हो वह सुखद आश्चर्य से बोली। मां से तुम्हारे बीमार होने का पता चला, इसलिए किसी तरह जल्दी आ गया। मां कह रही थी कि तुम बिना कुछ खाए ही सो गई। लो, थोड़ी सी खिचड़ी खा लो,
कपड़े नहीं पहने होंगे ठीक से, इसीलिए सर्दी बुखार हो गया। तुम्हें किसी बात का ध्यान तो रहता नहीं है। विनय बड़बड़ा रहे थे और वह मुग्ध भाव से उन्हें निहार रही थी। लग रहा था अब वह जल्दी ठीक हो जाएगी। वह कुछ बोलने को हुई तो विनय अपनी ही रौ में बोले, जितने दिन कहोगे उतने दिन खिचड़ी खाऊंगी, जब तक कहोगे घर से बाहर कदम भी नहीं रखूंगी। कहते हुए उसने मुंह खोल दिया। विनय ने हंसकर उसके मुंह में खिचड़ी डाल दी। अनायास ही उसकी पलकें भीग गईं। क्या हुआ? द्रवित हो विनय उसके पास बैठ गया। कुछ नहीं, जब तुम खिलाते हो ना तो खिचड़ी बहुत स्वादिष्ट लगती है। वह प्लेट एक तरफ रख विनय से लिपट गई। पहली बार एक निश्चल प्रेम की खिचड़ी उनके बीच पकने लगी थी। तो ये थी सुधा जुगरान जी की लिखी कहानी मूंग की खिचड़ी। सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।